नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। पारिवारिक समस्या के कारण 4-5 दिन क्लास नहीं हो पाई थी। आज फिर आपके सामने लेके आया हूँ। साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके रीट एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज लिया था और उनका जो बैकग्राउंड दिया था उन्होंने, मतलब कि टेस्ट सीरीज के बारे में अपने अपने अनुभव शेयर किए थे स्टूडेंट्स ने, तो काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए थे। और अगर किसी ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिया है तो आज ही जाइए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, आप वहाँ जाके संपर्क कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। नंबर 9351794037। ठीक है, तो इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, बात हो जाएगी आपकी और आप टेस्ट सीरीज आराम से ले सकते हैं। बात करते हैं आज के क्लास की, मतलब रीट के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर कैसा पेपर रहता है, किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ पुराने क्वेश्चंस पेपर से उठाए गए क्वेश्चंस है। देखिए पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चंस क्या कहता है पहला, कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है? किसने कहा था कि प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है? प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यह कहने वाले मनोवैज्ञानिक थे गेट्स। कौन थे? गेट्स महोदय ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है। सीखना शुरू कब करता है? कोई भी बालक कब सीखना शुरू करता है? जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, जब वह बोलना शुरू करता है, जब वह घर से बाहर निकलता है, या फिर अपने जन्म से ही। देखिए सीखना जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। अपने जन्म से ही बच्चा सीखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ जो राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम्स में पहले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? क्षमता का विकास क्या होता है? क्षमता का विकास कहा जाता है कौशल विकास को। किसको कहा जाता है? कौशल विकास को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्षमता का विकास यानी कि कौशल विकास होता है। ठीक है दोस्तों, हाँ टेस्ट सीरीज आप वहाँ टेलीग्राम पे जाके भी ले सकते हो, अदरवाइज मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे है, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, और ये सब पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे फ्री में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और वहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी है, जाके ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, और टेस्ट सीरीज अगर आपको लेनी है तो टेस्ट सीरीज के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए मेरे को, तो आपको टेस्ट सीरीज वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है ना, आपकी प्रैक्टिस होती रहे। टेस्ट सीरीज लेने का मतलब ये नहीं कि टेस्ट सीरीज ले लिया टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है। कंटिन्यू टेस्ट दीजिए आप, तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, अनुभव होता चला जाएगा कि कैसा क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। अगला क्वेश्चन देखो, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। कैसा बना दिया है मनोविज्ञान ने शिक्षा को? मैंने बताया था कि आजकल जो शिक्षा है वो हमेशा बाल केंद्रित होती है। शिक्षा कैसी होती है? बाल केंद्रित होती है। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा को किसने बनाया? तो मनोविज्ञान ने ही तो बनाया। हाँ, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है, तो बाल केंद्रित बना दिया है। ठीक है ना, राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में शामिल नहीं है? ठीक है, रायबर्न ने शिक्षा के 3 संबंध बताए थे। उन्होंने बताया था, एक तो बच्चे और शिक्षक में संबंध बताया था। ठीक है, बच्चे और शिक्षक में। दूसरा बताया था बच्चे और समाज में। किसमें? बच्चे और समाज में संबंध बताया था। और तीसरा बताया था
बच्चे और आपके विषय, ठीक है, पाठ्यक्रम, इसके अंदर संबंध बताए। ये 3 संबंध किसने बताए थे? रायबर्न ने। यानी कि एक बच्चे और शिक्षक में संबंध बताया, बच्चे और समाज में संबंध बताया, विषय और बच्चे में संबंध बताया। तो यहाँ की गलत कथन बताना है तो यहाँ हो जाएगा शिक्षक और विषय में संबंध, ऐसा कोई संबंध रायबर्न ने नहीं बताया था। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपके 3 नंबर ऑप्शन। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? देखिए कि बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्यवस्तु का परिमार्जन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपके राइट आंसर रहेगा अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है, कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। शारीरिक परिवर्तन किशोरावस्था में भरपूर होते हैं, अस्थिरता की समस्या होती हैं, संवेगात्मक समस्याएं भी काफ़ी होती है किशोरावस्था में, लेकिन व्यवहार में स्थिरता किशोरावस्था में नहीं होता है। ये इसकी विशेषता नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन देखिए आप। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बिल्कुल बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। बाल स्वभाव और व्यवहार जानने में भी मदद करता है। बच्चों के चरित्र निर्माण में भी मदद करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है, उपरोक्त सभी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है पूछ रहा है। प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, आत्मनिरीक्षण विधि और निरीक्षण विधि। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आत्मनिरीक्षण विधि जो है ये वस्तुनिष्ठ नहीं है, ये आत्मनिष्ठ विधि है। कौन सी है? आत्मनिष्ठ है। 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें मूलवर्ती संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है? गलत मेल बताना है। पलायन करना, भय के कारण पलायन होता है, सही है। युद्ध प्रियता, क्रोध आएगा तो युद्ध होगा, ये भी सही है। अप्रियता तो घृणा करेगा, सही है। संवेदना आश्चर्य नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। ये गलत संवेग का और मूल प्रवृत्ति का संबंध गलत मेल है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संवेग जो सामान्यतः सुख देता है, कौन सा संवेग जो सामान्यतः सुख देता है? करुणा, एकाकीपन, भूख और आत्म अभिमान। एक सामान्यतः सुख आत्म अभिमान देता है, आत्म अभिमान सुख देता है। ये राइट आंसर रहेगा आपके, ठीक है दोस्तों। फिर अगले क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? निम्न में से कौन सा अमूर्त और स्थायी भाव है? ठीक है, आदर, निवास स्थान, पशु और क्रोध। देखिए अमूर्त है और स्थायी भाव है। देखिए क्रोध स्थायी नहीं होता है, ये ध्यान रख लेना। क्रोध कभी स्थायी नहीं होता है, ठीक है। स्थायी भाव होता है हमेशा आदर। कौन सा होगा? आदर होगा। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए आप कि 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन को, किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना किसका उदाहरण है? सहानुभूति देना दुखी व्यक्ति को, ठीक है। सक्रिय सहानुभूति होगी या निष्क्रिय सहानुभूति, व्यक्तिगत सहानुभूति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ऐसी सहानुभूति को हमेशा निष्क्रिय सहानुभूति कहा जाएगा। कौन सी? निष्क्रिय सहानुभूति,
ठीक है, कोई व्यक्ति दुखी है, उसको सहानुभूति के 2 शब्द कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके दुख को अपन थोड़ी बांट रहे हैं। आपस में बांट लेते हैं तो वो सक्रिय सहानुभूति होती है, नहीं बांट रहे, केवल सहानुभूति दे रहे तो वो निष्क्रिय सहानुभूति हो जाएगी। ठीक है ना, अच्छे से समझिए क्वेश्चंस को, फिर आंसर दीजिए, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है, मैं बता चुका हूँ कि विकास के ऊपर आपके जो है संबंध के बारे में हमेशा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कैसे भी पूछो। विकास और वृद्धि की तुलनात्मक जो सारणी दे रखी प्रत्येक किताब में दे रखी है, उसको अच्छे से देख लो आप, वहां से एक क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। बाकी विकास के सिद्धांत दे रखे हैं, वहां से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। विकास टॉपिक से कम आपके सामने देख लेना, एग्जाम में कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन विकास टॉपिक से आएंगे, डेवलपमेंट से। यहाँ देखिए, संबंध क्या सही नहीं है, यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, तो विकास आजीवन चलता, सही है। वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है, वृद्धि एक विकास का हिस्सा है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। देखिए, विकास के परिवर्तनों को कभी मापा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। विकास को मापा जा सकता है क्या? नहीं मापा जा सकता, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, याद रख लेना। तो विकास और वृद्धि के बारे में अच्छे से तुलनात्मक सारणी को अच्छे से देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है स्टेनले हॉल के अनुसार पूछ रहा है। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। देखिए, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्टेनले हॉल कहता है कि किशोरावस्था एक संघर्ष, तूफान, तनाव और विरोध की अवस्था होती है। ऐसा कहने वाले स्टेनले हॉल थे और किशोरावस्था के संबंध में इन्होंने कहा था। ये परिभाषाएं कुछ जो है वो तो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह का महत्व, तीव्र समायोजन। देखिए, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, किशोरावस्था में व्यक्ति का तीव्र समायोजन नहीं होता है, ध्यान रख लेना। तीव्र समायोजन कतई किशोरावस्था में नहीं होता है, ठीक है। किशोरावस्था में होता है कि अभी ऊपर स्टेनले हॉल क्या कह रहा था, तनाव, संघर्ष, तूफान की अवस्था होती है किशोरावस्था। तो संघर्ष, जहाँ ज़्यादा संघर्ष हो रहा है तो वहाँ समायोजन थोड़ी होगा, वहाँ तीव्र समायोजन नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। थकना, थकावट और बीमारी किसको प्रभावित करते हैं? ये हमेशा थकावट और बीमारी जो है शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं थकावट और बीमारी, ये अच्छे से याद रखना आप लोग। हाँ, थोड़ी तबीयत खराब है तो क्लास थोड़ी आवाज़ भी धीमी आ रही होगी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? सीखना विकास की प्रक्रिया है, वुडवर्थ ने कहा था, काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं, ठीक है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये वुडवर्थ ने कहा था। ये इम्पोर्टेंट परिभाषा हो जाएगी, काफ़ी इम्पोर्टेंट परिभाषा है, अच्छे से देखना इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? सीखना अधिगम से है, ये क्वेश्चन से। देख, सीखना कुछ नया करना है, बिल्कुल राइट है। सीखना कुछ भी नया पुटअप कर रहे, सीखना हो गया ना। सीखना अनुभवों का संगठन होता है, पैटर्न होता है, हाँ? जिसे जीन पियाजे ने अपने संगठित पैटर्न को स्कीमा कहा था, ठीक है। सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, नहीं, कतई नहीं हो सकता है। बिना किसी उद्देश्य के सीखना नहीं हो सकता है। सीखना हमेशा उद्देश्य पूर्ण होता है। किसी चीज का अगर अपने को कोई उद्देश्य है अपना तो सीखेंगे ना, बिना उद्देश्य के कोई सीखेगा क्या? भाई, अपने को यहाँ से कहीं जाना है तो क्यों जाना है? वहाँ जाने का कोई मतलब तो होगा, कोई उद्देश्य तो होगा। बिना उद्देश्य के आप भटकते फिरोगे क्या? नहीं। तो किसी उद्देश्य के बिना कभी भी सीखना नहीं हो सकता है। सीखना हमेशा उद्देश्य पूर्ण होता है। और सीखने की असफलताओं का कारण समझने की सफलता है।
ठीक है, यहाँ राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक नियम है। थॉर्नडाइक ने कौन कौन से नियम बताए थे, उनमें से मुख्य नियम कौन सा है। यहाँ आपके अभ्यास का नियम हो जाएगा, जो थॉर्नडाइक ने बताया था, अभ्यास का नियम राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है। देखिए नहीं है अच्छे से याद रख लेना, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं है, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ोगे तो आंसर आएगा। प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है, अवरोध का काम नहीं कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, प्रेरणा का अभाव। देखिए अवरोध का काम करेगा, प्रेरणा का अभाव है तो अवरोध पैदा होगा। जीवन से न जोड़ना, ये भी अवरोध पैदा करेगा। अधिगम की परिस्थिति, देखिए अधिगम की परिस्थिति अवरोध पैदा नहीं करती है, परिस्थिति को अपन समझ लेंगे तो वो अवरोध दूर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अधिगम परिस्थिति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती हैं। किस इकाई के अंदर होती हैं, केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, कुछ ये आपके शिक्षण विधियों से संबंधित है। कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है। ओवरहेड प्रोजेक्टर, नाटक प्रदर्शन और क्षेत्र भ्रमण। गतिविधि सहायक सामग्री तो यहाँ नाटक हो जाएगा, प्रदर्शन हो जाएगा, क्षेत्र भ्रमण हो जाएगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर यहाँ राइट आंसर निकल के आएगा, ये सामग्री में नहीं आता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा कक्ष में संप्रेषण के प्रकार हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही संप्रेषण के प्रकार होते हैं। ठीक है, राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। शाब्दिक अंतःक्रिया और अशाब्दिक अंतःक्रिया ये दोनों संप्रेषण का आधार है, संप्रेषण के प्रकार है। अनुदेशन का प्रणाली उपागम है, हाँ, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, कक्षा कक्ष या फिर समस्या केंद्रित। तो अनुदेशन का प्रणाली उपागम जो है वो समस्या केंद्रित होता है। ठीक है, समस्या केंद्रित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है वाद विवाद विधि, कार्यशाला विधि, विचार गोष्ठी विधि। समूह द्वारा तो वाद विवाद समूह से ही होता है, कार्यशाला भी समूह से, विचार गोष्ठी भी होती है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, ये सभी यहाँ राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आप। समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। समायोजन की बात हो रही है तो यह संतुलन प्रदान करता है, समायोजन संतुलन प्रदान करता है, सही है, अपने को नहीं पूछ रहा है। यह समस्या का समाधान भी करता है, बिल्कुल ये भी सही बात है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, नहीं, समायोजन हमेशा निरंतर चलता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, तो ये गलत बात हो जाएगी। यहाँ 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है, ये भी सही है। तो समायोजन के संदर्भ में सही नहीं पूछ रहा था, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। समायोजन से इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होता है, आप अपनी समझ बनाइए, क्वेश्चंस को जितना अच्छा पढ़ोगे समझोगे उतना ही अच्छा आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ लिया ना तो कभी आंसर नहीं दे पाओगे आप। साइकोलॉजी के अंदर, साइकोलॉजी का सिद्धांत यही है, समझ लिया ना तो आंसर आ जाएगा, बिना समझे बिना सोचे विचारे आप आंसर नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें फैक्ट आंसर होते ही नहीं है। इसमें चारों ऑप्शन आंसर ही लगता है, लेकिन अपने को सही आंसर ढूंढना होता है। ठीक है, हाँ, NEP 2020 में करवा चुका हूँ और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो मैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से करवा दूंगा आपको, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो उसमें पुराने क्वेश्चंस पेपर्स में आए हुए हैं वो सारे मैं करवाने की कोशिश करूंगा। आपको कौन सी क्लास चाहिए वो सब आप कमेंट्स करके मेरे को बताया करो, ताकि हमें पता चले कि आपके लिए कौन सी क्लास बनानी है। ठीक है, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिए हमारे को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक हैं। पर्यावरणीय कारक जिनमें से हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले, देखिए सामाजिक परिवेश, थकावट, मानसिक स्तर, या इनमें से कोई नहीं।
एक पर्यावरणीय कारक में सामाजिक परिवेश आता है। सबसे पहला पर्यावरणीय कारक आता है सामाजिक परिवेश। यहाँ राइट आंसर सामाजिक परिवेश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की बात हो रही है। सहनशीलता होती है, आत्मविश्वास होता है, संवेगात्मक परिपक्वता। यहाँ जो है ये राइट सभी हो जाएंगे, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। अगले क्वेश्चंस की बात करें, निर्मितवादियों की बात हो रही है। निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान करनी है। देखिए, ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। निर्मितवादी केवल शिक्षक द्वारा ज्ञान का संचरण किया जाता है क्या? केवल शिक्षक की बात हो रही है? नहीं, ये कथन गलत हो जाएगा। फिर देखिए, नवीन ज्ञान का सर्जन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है। ये तो बात सही है, पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है। और अधिगमकर्ता ज्ञान का सर्जन कर सकता है, ये भी सही है। अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय उत्तरदायी होता है, ये भी सही है। तो यहाँ गलत कथन बताना था अपने को, तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। केवल शिक्षक पर आधारित नहीं होता है। निर्मितवादी कहते हैं कि स्वयं ज्ञान का निर्माण होता है, ठीक है, पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है, समवयस्कों के आधार पर होता है, केवल शिक्षक के ऊपर नहीं होता है। ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चंस, बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब टेस्ट सीरीज आपको लेनी है तो ये व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, 9351794037। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, टेस्ट सीरीज आपको वहाँ से मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज जो है मात्र और मात्र आपको अभी 100 रुपये में मिल रही हैं। 100 रुपये में आपको रीट एग्ज़ाम तक टेस्ट मिलेगा। कब तक? रीट एग्ज़ाम तक टेस्ट मिलेंगे। डेली आपका एक टेस्ट होगा, डेली। और इसके साथ ही आपको अच्छे से अच्छे नोट्स उपलब्ध करवाने की कोशिश रहेगी। जो मुख्य मुख्य टॉपिक्स हैं उनके अच्छे नोट्स भी दे दिए जाएंगे, हैंड राइटिंग नोट्स। ठीक है ना दोस्तों? हाँ, और बाकी प्रयास आपको करना है, पढ़ाई आपको करनी है। हमारी जहाँ भी आपको आवश्यकता लगे आप हमारे को मैसेज कीजिए, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। किसी को टेस्ट सीरीज लेनी है और कोई अगर उसको पारिवारिक समस्या है, ठीक है, उसका पारिवारिक बैकग्राउंड अगर कमज़ोर है, तो भी आप मैसेज कीजिए, बेझिझक होकर आप सबकी सहायता की जाएगी। आपको टेस्ट मिलेगा, आपको वंचित नहीं रखा जाएगा। ठीक है, और ये 30 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आज थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण क्लास में ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा। कल वाली क्लास टाइम से आएगी और कल कोशिश रहेगी कि एक अच्छा टॉपिक, साइकोलॉजी का बेस्ट टॉपिक जो ज़्यादा क्वेश्चंस देता है एग्ज़ाम्स में, वो लेके आने की कोशिश रहेगी। ठीक है, और यूट्यूब पर आप इतना ज़्यादा समय भी ना बिताए ताकि आप किताबों से आप भटक के यूट्यूब पे घूमने लग जाओ, तो यूट्यूब पे इतना ज़्यादा भी नहीं मिलता है। मेरी कोशिश तो ये है कि साइकोलॉजी आपकी पूरी यूट्यूब पे करवा दूँ, पूरी कोशिश रहेगी। 90%, वैसे भी मैं 50% कोर्स तो करवा चुका हूँ। अगर कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिए मेरे को, ताकि उस पर बन जाएगी क्लास। बाकी मेहनत करते रहिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा पेपर होगा सबका, सब पास होंगे आराम से। रीट क्लियर सबका हो जाएगा, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, केवल आराम से आप पढ़ाई करते रहिए। और अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, SKC क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। और व्हाट्सअप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कीजिए। और ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर जाइए और आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी कामना करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, सब सकुशल हैं। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, मस्ती ही जीवन है। मस्त रह के पढ़ोगे तो अच्छा याद होगा। ठीक है ना, उदास कभी नहीं रहना है। उदास रह के पढ़ने से मैं तो स्वर्ग को नहीं आओ, मन तो कुछ नहीं आओ, ऐसे नहीं। मस्ती मूड में पढ़ो, अच्छा याद रहेगा आपको। ठीक है ना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते जाओ। जो पढ़ा उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर निकालते जाओ।
ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा। केवल रटने से पढ़ाई नहीं होती है। आप रटने लग जाओगे, रटना पढ़ाई थोड़ी है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस भी करते जाना टाइम टाइम पे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना बहुत है ये, और कल वाली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। और टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।